नमस्कार, मैं हूं रौनक कुकड़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। उससे पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में कैसी बनी हुई है, वो इस वीडियो के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात की थी विदर्भ की, मराठवाड़ा की और नॉर्थ महाराष्ट्र यानी उत्तर महाराष्ट्र की। और आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुंबई का सियासी माहौल क्या कह रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित है। सर, स्वागत है। समझना ये चाहेंगे कि मुंबई जिस पर सबकी नज़र टिकी रहती है, और मुख्य तौर पर अगर देखें तो मुंबई की अगर बात निकलती है तो शिवसेना ये नाम सामने निकल कर आता है। ये विधानसभा चुनाव ऐसे वक्त हो रहा है जब राजनीतिक स्थिति यहाँ पर बहुत ही जुदा जो है वो देखने को मिल रही है। मुंबई को लेकर आपका क्या एनालिसिस है? मुंबई विधानसभा चुनाव में किस ओर जाती हुई दिख रही है? बिल्कुल रौनक, आपने शिवसेना की बात की तो शिवसेना का जन्म ही मुंबई शहर में हुआ। और शुरुआत में शिवसेना अगर बढ़ी तो मुंबई और ठाणे में ही बढ़ी थी। और तब शिवसेना का मुद्दा था मराठीवाद का, मराठी मानुस को नौकरियों का। लेकिन 80 के दशक में जब बाला साहेब ठाकरे को ऐसा लगा कि जो मराठी का मुद्दा है सिर्फ ये मुंबई और ठाणे के आसपास के लोगों के लिए रेलेवेंट है, अगर पार्टी को महाराष्ट्र व्यापी बनाना है, महाराष्ट्र भर में फैलाना है, तो फिर और कोई व्यापक मुद्दा होना चाहिए, बड़ा मुद्दा होना चाहिए। और इसलिए फिर हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया गया था। लेकिन अगर आज की शिवसेना की बात करें तो आज शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। मुंबई में दो शिवसेनाएं हैं। एक शिवसेना है बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे के अधीन, दूसरी शिवसेना है एकनाथ शिंदे की। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है उसको ही चुनाव आयोग ने असली शिवसेना माना है। और सालों से जो चुनाव चिन्ह धनुष बाण का था वो भी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को दिया है। अब इन दोनों शिवसेनाओं में किसका पलड़ा भारी है? अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें मुंबई में, तो मुंबई में कुल 6 सीटें हैं और उन 6 सीटों में से 4 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की जीत हुई और 2 सीटों पर महायुति की जीत हुई थी। उन 2 सीटों में से एक बीजेपी के खाते में गई और सिर्फ एकमात्र सीट इस वक्त एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की मुंबई में है, जो मुंबई उत्तर पश्चिम की सीट है, रविंद्र वायकर वाली। तो उस तरह से देखा जाए तो मुंबई में लोकसभा वाइज एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की प्रेजेंस कम है। अब अगर हम लोकसभा की सीटों को अगर हम विधानसभा वार अगर हम उनको बाइफरकेट करें तो ये नजर आता है कि मुंबई में महायुति को 15 सीटें मिली हैं। 15 सीटों पर महायुति आगे थी और जबकि महाविकास आघाड़ी 21 सीटों पर थी। तो अगर इस दौरान कुछ बदलाव होते हैं, वैसे देखा जाए तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफ़ी फर्क होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते हैं, मुद्दे भी अलग होते हैं, उसके डायनेमिक्स अलग होते हैं। तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से अलग हटकर कुछ विधानसभा चुनाव में नतीजे आए। लेकिन एक चीज़ कॉमन रहने वाली है रौनक, वो ये है कि जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, पिछली बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इतनी बढ़त इसलिए मिल पाई थी क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाकों में उद्धव ठाकरे को अच्छे खासे वोट मिले थे। खास करके मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, दक्षिण मुंबई की जैसे सीट है तो दक्षिण मुंबई की सीट में भिंडी बाजार, पायधुनी, डोंगरी, नागपाड़ा, मस्जिद बंदर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके आते हैं। और वहाँ ये देखा गया कि मुसलमानों ने जो है वो एक तरफा वोट दिया उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को। और ये वोट पूरा ट्रांसफर हुआ कांग्रेस का, क्योंकि पारंपरिक तौर पर कांग्रेस जो है इस सीट से चुनाव जीतते आई थी। और मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि उनको लग रहा था कि ये सीट जो है कांग्रेस को नहीं मिलने वाली है। लेकिन कांग्रेस को नहीं मिली, ये बात सही है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे ने वहां पर उम्मीदवार अपना खड़ा किया तो जो कांग्रेस के वोट थे वो उद्धव ठाकरे की तरफ ट्रांसफर हो गए। यही बात हुई नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट, जहां से वर्षा गायकवाड़ जीत कर आई उज्जवल निकम को हराकर। तो वहां पर भी देखा गया कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर जो है कांग्रेस को वोट वहां पर जो है ना उन्होंने निर्णायक भूमिका अदा की, जो है मुस्लिम मतों ने। तो और खास करके अगर ये दक्षिण मध्य की सीट की बात करें तो धारावी जैसा इलाका है, वहां पर भी मुस्लिम मतों ने जो है अनिल देसाई को जिताने में अहम भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर शहर में जो है मुस्लिम मत जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे। अगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वोट ट्रांसफर हुआ मुसलमानों का शिवसेना उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे पार्टी के प्रति, अगर वही विधानसभा चुनाव में होता है तो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी नजर आएगा। लेकिन एक सवाल ये है, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि अर्बन सेंट्रिक वोट जो है वो बीजेपी के साथ जाता है। हमने 2019 में भी देखा, एक ज़माना था जब यहाँ पर शिवसेना ताकतवर हुआ करती थी और शिवसेना के ज़्यादा विधायक मुंबई शहर में जीत के आते थे।
लेकिन 2014 से हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी जो यहाँ पर पकड़ बनाती हुई दिख रही है। 2017 के बीएमसी चुनाव में जो 36 या 30 के आसपास अपने पार्षद चुन के लाती थी बीजेपी, उसका आंकड़ा सीधे 80-82 के करीब पहुंच गया था। तो सवाल ये है कि अर्बन सेंट्रिक इतने सारे डेवलपमेंट, मेट्रो के प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री लगातार मुंबई आ रहे हैं, कोस्टल रोड बना है, अटल सेतु बना है, तो क्या आपको लगता है कि जब चुनाव होंगे तो बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा रौनक कि बीजेपी इसी बात को जो है मार्केट करेगी, इसी बात पर को तरजीह देगी कि देखिए हमने तो मुंबई का काया पलट कर दिया। इससे पहले भी 1995 से लेकर 1999 में भी जब शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी, तब भी नितिन गडकरी जो है पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे और तब उन्होंने मुंबई शहर की शक्ल बदल दी थी। शहर में एक साथ 55 फ्लाईओवर्स बनाकर फिर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया था। और अभी भी जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी इस बात को बता सकती है कि देखिए हमने अटल सेतु यहाँ पर बनाया है, कई जगहों पर मेट्रो के प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह का डेवलपमेंट हाल के दिनों में हुआ है, बीजेपी जरूर उस पॉइंट को गेन करने की कोशिश करेगी। और बीजेपी की ग्रोथ भी हाल के सालों में हुई है। 2017 में जो लास्ट बीएमसी के चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी और शिवसेना में सिर्फ 2 सीटों का फर्क था। शिवसेना को 84 सीटें मिली थी और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। बीजेपी अगर चाहती तो वो कुछ निर्दलीय छोटी पार्टी के विधायकों को साथ लेकर अपना मेयर इंस्टॉल कर सकती थी, लेकिन तब शिवसेना और बीजेपी एक साथ गठबंधन में थे और तब बीजेपी को लगा कि आने वाले वक्त में हमें साथ में लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में जो शिवसेना है वो के हाथ में ही मुंबई को रहने देते हैं और शिवसेना का ही मेयर रहने देते हैं। नहीं, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है सर कि हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपने तीनों सांसदों को बदल दिया, सभी फ्रेश चेहरे दिए। पीयूष गोयल, फिर आप मिहिर कोटेचा, या फिर आप अगर देखें तो उज्जवल निकम, ये तीनों नए चेहरे जो है उतारे। आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी पार्टी जो है अपने मौजूदा विधायकों का पत्ता कट करेगी और नए चेहरे दे सकती है, या इस बार और रिस्क लेने के मूड में नहीं है? देखिए ये डिपेंड करता है कि बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या कहता है। पिछली बार भी जब बीजेपी ने ये फैसले किए थे तो उन्होंने अपना इंटरनल सर्वे कराया था, तो उनको लगा था कि जैसे पूनम महाजन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो उसकी जगह पे उन्होंने पूनम महाजन को हटाकर उज्जवल निकम को दे दिया था। फिर इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट मुंबई की सीट पर जो है मनोज कोटक को हटाकर मिहिर कोटेचा को दे दिया गया था, गोपाल शेट्टी को हटा दिया गया था, वहाँ पर पीयूष जैन को दे दिया गया था। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, इंटरनल सर्वे क्या कहते हैं। और मुंबई में चूंकि कुल 36 विधानसभा की सीटें हैं तो मुझे लगता है कि कुछ एक जगहों पर तो जो पुराने दिग्गज नाम हैं जो कि फिलहाल मंत्रिमंडल में भी हैं, ऐसे लोग रिटेन किए जाएंगे, लेकिन कई जगहों पर जो है वो बदलाव भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं महाविकास आघाड़ी की बात करूं तो शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस दोनों यहाँ पर अच्छी खासी पकड़ पहले से रखते रहे हैं। मतलब हम एक ज़माना था जब कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे या गुरदास कामत जब कांग्रेस में हुआ, कांग्रेस बहुत ताकतवर यहाँ पर मानी जाती थी। और अब जिस तरह से 2024 के नतीजे आए तो कैडर जो है वो रिवाइव हो गया है। तो आपको लगता है कि यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में रिफ्ट देखने को मिल सकती है, बगावतें एक दूसरे के खिलाफ हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उसका नुकसान होगा? तो किन दोनों पार्टियों, कांग्रेस और यूबीटी के बीच में अगर सीटों को लेकर बात नहीं बनी? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी और वो हमको नजर भी आ रहा है, अभी आपने भी कवर किया है कि जो इनकी बैठकें चल रही हैं तो उसमें देखिए 3 पार्टियां हैं लेकिन एनसीपी इतना ज्यादा जोर नहीं दे रही। हालांकि एनसीपी भी अब मुंबई में अपना प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है, दोनों तरफ की एनसीपी। उधर महायुति में जो अजीत पवार हैं वो भी चाहते हैं कि मुंबई में पहले से ज्यादा सीटें मिले। इस वक्त उनका एक विधायक है, नवाब मलिक थे, उनके बारे में कुछ वक्त पहले तक असमंजस था कि वो इस तरफ हैं, अजीत पवार की तरफ हैं, शरद पवार की तरफ हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो अजीत पवार की तरफ हैं। तो अजीत पवार वाली एनसीपी के पास एक विधायक है। अब जो शरद पवार वाली एनसीपी है महायुति में, वो भी मुंबई में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहती है और उसने भी जो खबर आ रही है कि 7 से 8 सीटों की मांग मुंबई में की है। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है सीटों के बंटवारे में वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और कांग्रेस के बीच में ही है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां जो है पास्ट में मुंबई में अपना दबदबा रखते आई हैं। दोनों का अच्छा खासा कैडर्स का नेटवर्क है और इसलिए दोनों पार्टियां चाहती हैं कि मुंबई में जो है उनके ज्यादा उम्मीदवार हों। ये इस बात से भी हम जोड़कर
देख सकते हैं कि मुंबई, जैसा कि लोकसभा चुनाव के हमने फिगर्स बताए कि 2024 के लोकसभा के हिसाब से अगर विधानसभाओं को बाइफरकेट करें तो महायुति को 15 सीटें मिल रही हैं, महाविकास आघाड़ी को 21 सीटें मिल रही हैं। तो अगर ये फॉर्मूला लागू होता है कि जिसकी ज़्यादा सीटें उसी का मुख्यमंत्री होगा, तो ज़्यादा सीटों को देने वाला शहर एक मुंबई साबित हो सकता है। और इसलिए दोनों ही पार्टियां कोशिश करेंगी कि यहाँ से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ें। लेकिन क्या ये सवाल पूछना चाहिए कि चूंकि विधानसभा के चुनाव है और मुंबई में राज ठाकरे का जिक्र ना हो, तो आपको लगता है कि क्या इस चुनाव में राज ठाकरे कुछ ऐसी कोई स्थिति में हैं कि वो किसी का नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अगर पहुंचा सकते हैं तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे? देखिए, राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ 2009 में मुंबई में अपना विधायक जिता पाई थी। उसके बाद से 2014 में भी मुंबई में एक भी विधायक नहीं हुआ राज ठाकरे का, 2019 में भी एक भी विधायक नहीं हुआ राज ठाकरे का। लेकिन अगर 2009 की मैं बात करूं तो 2009 में राज ठाकरे की कैंपेन जो थी उसके टारगेट पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे थे, और वो वजह थी जिसकी वजह से कई जगहों पर, यहाँ तक कि जो दादर इलाका था, जो शिवसेना भवन जहाँ पर है, उस इलाके में भी उद्धव ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये आने वाले वक्त में इस बात पर हमें नजर रखनी होगी कि राज ठाकरे टारगेट किसको करते हैं, किसके वोट काटते हैं। लोकसभा चुनाव में तो राज ठाकरे ने जो है बीजेपी को समर्थन दिया, ये कहते हुए कि हम मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग जो है, छुपी हुई अंडरस्टैंडिंग बीजेपी और राज ठाकरे के बीच होगी, तो वो शायद बीजेपी को टारगेट ना करें। तो ऐसे में राज ठाकरे टारगेट कर सकते हैं शिवसेना को, और शिवसेना में भी वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को टारगेट कर सकते हैं, और हो सकता है कि इसका कुछ नुकसान जो है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को हो। एक आखिरी सवाल, चूँकि जैसा हमने शुरुआत में जिस बात का जिक्र किया कि मुस्लिम फैक्टर मुंबई में, क्योंकि मुंबई में बड़ी तादाद में मुस्लिम कई पॉकेट्स में जो है वो देखने को मिलते हैं, एमआईएम का रोल क्या रहेगा? क्या आपको लगता है एमआईएम के साथ मुस्लिम समुदाय जा सकता है? क्या अबू आज़मी को जितनी सीटें चाहिए उतनी अगर नहीं मिली तो अबू आज़मी कहीं खेल बिगाड़ सकते हैं, वो उस पोजीशन में है, या फिर जो मुस्लिम मतदाता है वो कांग्रेस या फिर ज़्यादा करके यूबीटी उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेंगे? देखिए, पहले बात करते हैं अबू आजमी की। आजमी के पास में मुंबई में एक ही विधायक है, मुंबई शहर की अगर बात करें तो। अब ऐसा है कि अबू आजमी हर बार जो है ना ये मांग तो करते हैं कि है ना हमें भी ज़्यादा सीटें चाहिए, लेकिन जब नहीं मिलती है तो उनकी ओर से फिर कोई डैमेज भी नहीं किया जाता, तो जो उनको एक सीट मिल जाती है वो वहीं पर वो सीमित रहते हैं। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि एआईएमआईएम जो है कितनी सीटों पर मुंबई में अपने उम्मीदवार उतारती है। एक बार 2014 के चुनाव में वारिस पठान उनके एक विधायक जो है यहाँ पर चुने गए थे, लेकिन 2019 में नहीं हुए। अगर जो पैटर्न में लोकसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों ने वोट किया है कि सारे मुस्लिम एकजुट होकर कांग्रेस को या फिर उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना को वोट करेंगे, अगर वैसा पैटर्न विधानसभा में भी देखने मिलता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एमआईएम की मुंबई में कोई दाल गलने वाली है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि ऐसे ही छोड़ देंगे असरुद्दीन ओवैसी? नहीं, ओवैसी देखिए, ओवैसी का मुंबई में तो इंटरेस्ट रहा ही है। ओवैसी अक्सर मुंबई में आते भी रहे हैं, सभाएं भी करते रहे हैं, और मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी मुंबई में भी 2 से 3 सीटों पर हो सकता है कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मुख्य तौर पर विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के बहुत ही रोचक और दिलचस्प होने वाले, और इसी वीडियो के जरिए हम अलग अलग रीजन की बातें जो है वो आप तक लाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का सियासी मिजाज क्या है, किस तरह की सोच वहाँ के लोग रख रहे हैं, और फिलहाल वहाँ क्या कुछ चल रहा है। तो आने वाले वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।